हेलो दोस्तों, सत्यमेव जयते क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो यूपी होने वाला है। ठीक है, यूपी इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग यूपी का करंट। ओके, अभी तक हमने संक्षिप्त की इसका कवर कर लिया है ना। और क्या कवर कर लिया है? राष्ट्रीय कवर कर लिया है, राष्ट्रीय घटनाक्रम प्लस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, है ना। और ये दो सेगमेंट को मैंने क्वेश्चन फॉर्म में आपको दे रखा है। ठीक है, प्रैक्टिस भी आपकी हो गई है। देन आर्थिकी के क्वेश्चन आज कवर कर लेंगे। ओके, और यूपी की थ्योरी को थोड़ा बहुत पढ़ते हुए चलते हैं। ओके, देखते हैं कल के क्या क्वेश्चन थे। कल का आपका होमवर्क था। पहला क्वेश्चन क्या था? इसका कलर चेंज कर लेते हैं पहले। ओके, पहला क्वेश्चन था आपका G20 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में कथनों पर विचार करना था और आपको असत्य कथन बताने थे, है ना। पहला कथन था इसका आयोजन ब्राजील के बेलम में किया गया, जो कि गलत लिखा हुआ है। ओके, कहाँ हुआ है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, दूसरा कथन था G20 का 21वां सम्मेलन तुर्कियों में आयोजित होगा, ये गलत लिखा हुआ है। तुर्कियों में नहीं होगा, कहाँ होगा? यूएस में। ओके, इसकी थीम एकजुटता, समानता और वह स्थिरता थी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसकी थीम। ओके, तो आपको असत्य कथन बताना था, तो असत्य कौन से हो जाएंगे? पहला और दूसरा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, ये मुझको आप बताइए कि G20 का जो 21वां सम्मेलन होगा, हाँ, G20 का यह आयोजन कहाँ हुआ है? ओके, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इप्सा के बारे में है। इप्सा का 6th शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, इसके सही कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है इप्सा की स्थापना 2003 में हुई थी, करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है 6वां शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया है, ये भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इसके दोनों कथन सही लिखे हुए हैं, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है रोक फास्ट, ये एक टर्मोलॉजी है। रोक फास्ट क्या है? एक पनडुब्बी है, ये जीवाणु का नाम है, ये युद्धपोत है या सुरंग है? आपको मैं बता रखा हूँ, नॉर्वे में विश्व की सबसे गहरी सुरंग बन रही है, उसका नाम क्या है? रोग फास्ट। ओके, तो ये सुरंग हो जाएगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO का 14th मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमरून के याओंडे शहर में। ओके, नेक्स्ट, आप लोग अगर इसकी डिटेल चाहिए, ये मैं पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, और आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार घटना सार में जाकर देख लिया करिए। इसी के ऊपर ये पेज है ना, जैसे ये कौन सा पेज है? 104। तो इसके 4-5 पेज ऊपर जाके देखेंगे, वहीं से क्वेश्चन ये बने हुए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF द्वारा जारी सर्वाधिक कर्ज वाले देशों के बारे में असत्य कथन आपको चुनना है। पहला कथन कह रहा है चीन इस लिस्ट में शीर्ष पर विराजमान है, जी नहीं, चीन सेकेंड नंबर पे है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है दोस्तों? यूएस है। ओके, और भारत का स्थान 7वां है, ये करेक्ट लिखा हुआ है। आपको असत्य बताना है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है SHG महिला स्वयं सहायता समूह के लिए UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा चालू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? इसका आंसर हो जाएगा BOB। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके दोस्तों, ठीक है, देखते हैं कल कहाँ तक हो गया था। ये हमने पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है ना। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ तक हुआ है। हाँ, हमें उत्तर प्रदेश ही शुरू करना है। ओके, शुरू करते हैं। ये उत्तर प्रदेश का बजट है 2026-27। ओके, वित्तीय वर्ष में बजट बजट मतलब आगामी आगामी वर्षों में गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, है ना, ये बजट दर्शाएगा आपको। ठीक है, क्या क्या हुआ है वो इकोनॉमिक सर्वे दर्शाएगा। ओके, तो देख लेते हैं पहला फैक्ट।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का बजट प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। ओके, हमारी यूपी के कौन है वित्त मंत्री? सुरेश खन्ना जी। ओके, इस बजट में नई योजनाओं के लिए 43,565 करोड़ रुपए की नई योजनाएं घोषित हुई हैं। ओके, कितना? 43,565। ओके, 43,565 करोड़। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इस करोड़ का साइज कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 9,12,696 करोड़ रुपए। ओके, एक बार और रिपीट करते हैं, 9,12,696 करोड़ रुपए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट राजस्व व्यय का। बजट में राजस्व व्यय का 53.2% हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज अदायगियों पर ही खर्च करने का प्रावधान किया गया है। ये आप लोग एक बुलेट फॉर्म में अपना नोट्स बना लीजिएगा। ओके, नई योजनाओं के लिए कितना पैसा है, किसने प्रस्तुत किया है बजट को, किस तारीख को प्रस्तुत किया है, बजट का साइज कितना है, राजस्व व्यय में किसका किसका हिस्सा है, वेतन, पेंशन और ब्याज अदायगी का, है ना। राजस्व घाटा कितने प्रतिशत है जीएसडीपी का, जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, तो आपको 2.98%, ये पता होना चाहिए। ओके, और इस बार बजट सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान। ओके, नारी, युवा और किसान, फार्मर के ऊपर इसकी थीम रखी गई है। ओके, कुल व्यय कितना होगा, सरकार का कुल व्यय कितना होगा, 9,12,696 करोड़ रुपए, है ना, वही होता है, वही बजट का साइज होता है। ओके, जबकि कुल प्राप्तियां कितनी है, 8,48,233 करोड़ रुपए। ओके, 8,48,233 करोड़। एक बार और, 8,48,233 करोड़ रुपए क्या है ये प्राप्तियां हैं। ओके, प्राप्तियों में 7,28,000 राजस्व प्राप्तियां हैं और 1,19,305 पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ओके, 728 इसका याद कर लीजिएगा, इसका 119 याद कर लीजिएगा। ओके, देन देखते हैं 6,03,401 करोड़ रुपए के कर राजस्व में प्रदेश का स्वयं का कर राजस्व कितना है, 3,34,491 करोड़ और केंद्रीय करों में राज्य का अंश है 2,68,910 करोड़ रुपए। ओके, तो ये याद रखना है आपको कि यूपी का जो कर राजस्व है, जो पैसा मिला है कर के रूप में, वो केंद्र के करों में जो अंश है यूपी का, उससे ज्यादा है। ओके, आपको ये याद रखना है, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि प्रदेश का स्वयं का कर राजस्व इतना है और केंद्रीय करों में राज्य का अंश इतना है। ओके, इससे कम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, ये है जो कर में पैसा मिला है यूपी को, उसकी लिस्ट है ना। सबसे ज्यादा पैसा जीएसटी से आया है, ये क्रोनोलॉजी याद करना है आपको। सबसे ज्यादा पैसा जीएसटी से आया है, देन आबकारी शुल्क, आबकारी शुल्क। ओके, और थर्ड नंबर पे कौन है, व्यापार और बिक्री शुल्क, है ना, व्यापार और बिक्री कर, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे है स्टाम्प ड्यूटी। ओके, स्टाम्प ड्यूटी। तो पहले नंबर पे कौन है, जीएसटी, दूसरे नंबर पे कौन है, आबकारी, तीसरे नंबर पे कौन है, व्यापार, है ना, और चौथे नंबर पे आपका स्टाम्प ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के 2026-27 के बजट में विभिन्न विभागों में बेसिक शिक्षा विभाग के लिए सर्वाधिक रुपए आवंटित हुए हैं और वो कितने हैं ये आपको याद रखना है, ये पूछेगा आपसे। 77,622 करोड़। ओके, 77,622 करोड़ किसके लिए, शिक्षा विभाग के लिए। ओके, बेसिक शिक्षा विभाग के लिए।
बेसिक शिक्षा विभाग के लिए कितना है? 77,662 रुपए। ओके। माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,000 और देन उच्च शिक्षा के लिए सबसे कम है 6591 करोड़। ओके, 6,000 ही करोड़ है। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा के लिए अगर इसका देखा जाए तो लगभग 3 गुने से ज्यादा है। ठीक है, 22×3 = 66, ये 77 है। ठीक है। प्रावधिक शिक्षा हेतु 2000, ये छोड़ दीजिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 37,956 करोड़ रुपए और सड़क और सेतुओं के निर्माण मतलब पुलों के निर्माण के लिए 34,468 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ओके, ये याद रखना है। ठीक है। सबसे ज्यादा बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, नॉट माध्यमिक नॉट हायर। ठीक है, बेसिक शिक्षा विभाग को, फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए, फिर सड़क एवं सेतुओं के निर्माण के लिए। ओके। 2029-30 तक राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये आपको याद रखना है। कब तक? 2029-30 तक। ओके। फिर प्रदेश सरकार का ऋण जीएसडीपी अनुपात 2024-25 में 27% और 2026-27 में 23.1% तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ओके। अगर कठिन बनाएगा तो ऐसा ही स्टेटमेंट आपको देगा। ठीक है। ऋण जीएसडीपी अनुपात 2024-25 में 27% और 2026-27 में 23.1% तक का टारगेट निर्धारित किया गया है। ओके। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। बजट में एमएसएमई उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, किसके लिए? एमएसएमई सेक्टर के लिए। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर के लिए उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना प्रस्तावित की गई है। ठीक है। यही आपसे पूछ ले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना प्रस्तावित है किसके लिए? तो आपको बताना पड़ेगा एमएसएमई सेक्टर के लिए। ठीक है। और एआई के क्षेत्र में विकास हेतु उत्तर प्रदेश एआई मिशन प्रारंभ किया गया है। क्या शुरू किया गया है? यूपी एआई मिशन, इसकी भी शुरुआत की गई है। ठीक है, घोषणा में बजट में की गई है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में प्रत्येक में एक एक विद्यालय को मुख्यमंत्री सीएम अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेधावी छात्रों को स्कूटी प्रदान करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा कि विंध्यवासिनी विद्यालय कहाँ है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो मिर्जापुर में है। ठीक है। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ है? आपको पता होना चाहिए, ये मुरादाबाद है। मुरादाबाद में है। पीतल नगरी, है ना, पीतल नगरी के नाम से विख्यात है ये, है ना। माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय कहाँ है? बलरामपुर। ओके, की स्थापना हेतु 50-50 करोड़ तथा स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय, आपसे पूछेगा ये स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय कहाँ है? तो शाहजहांपुर। ओके, यही आपसे दो लिस्ट में पूछ ले, इधर विश्वविद्यालय दे दे, इधर जिले दे दे। ठीक है, तो सुमेलित करिए कौन कौन से सुमेलित है, कौन कौन से नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, साथ साथ से याद कर लीजिएगा, सुखदेवानंद शाहजहांपुर। ओके, सुखदेवानंद शाहजहांपुर। ओके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कन्याओं के विवाह हेतु अनुदान राशि ₹51,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1,01,000 रुपए। ठीक है, 1,01,000 रुपए। ठीक है, 51,000 से 1,01,000 कर दी गई है। ओके, ये आज हम लोग बजट इसका पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसके मैं क्वेश्चन भी आपको बना के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 25 क्वेश्चन आपको बना के दे दूंगा मैं। ओके, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा क्वेश्चंस की, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और इकोनॉमिक सर्वे हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए चीज़ें। ओके, देखते हैं, आर्टिकल देख लेते हैं। करंट में चर्चा में रहा है भारत का पहला ग्लास म्यूजियम, भारत का पहला ग्लास म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? फिरोजाबाद। आपको पता होगा फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए, है ना,
कांच की चूड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। भारत का पहला ग्लास म्यूजियम यहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। पारंपरिक रूप से भारत की ग्लास सिटी कहा जाता है इसको, ओके। पर्यटन विभाग द्वारा संचालित है और इसकी अनुमानित लागत 47 करोड़ रुपए है, ओके। दो दो बार तीन बार पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। रटना नहीं है 47 करोड़, ठीक है। बस ये कर लीजिएगा, पर्यटन विभाग द्वारा संचालित किया गया है इसको, ओके। फिर लखनऊ, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप, है ना, शहर। 22 जनवरी 2026 को लखनऊ ने अपने ताजा नगर निगम कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित करने की उपलब्धि अर्जित की है। इस तरह का यह प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है, ओके। ये याद रखिएगा। देन देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ओके। यह अभयारण्य 1084 हेक्टेयर में फैला है और गंगा के मैदानी इलाकों का एक महत्वपूर्ण वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र है, ओके। यह मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गलियारा है, मतलब माइग्रेटरी कॉरिडोर है ना। हाँ, मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए, ओके। इको सेंसिटिव जोन का दर्जा मिलने से यहाँ अनियंत्रित निर्माण, प्रदूषण और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगेगी, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का उन्नाव बन गया बना नया डिफेंस कॉरिडोर जिला, डिफेंस कॉरिडोर जिला बना है उन्नाव में, ओके। उन्नाव जनपद में नया डिफेंस कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड स्थापित किए गए हैं और यह 7वां होगा, ओके। उन्नाव में जो बन रहा है वह 7वां होगा। यहाँ 4,000 करोड़ रुपए के निवेश की शुरुआत हो चुकी है, ओके। इस परियोजना का उद्देश्य रक्षा और एरो स्पेस उत्पादन को बढ़ावा देना है, ओके। क्या है उद्देश्य? रक्षा, डिफेंस और एरो स्पेस उत्पादन को बढ़ावा देना है। पहले से मौजूद 6 डिफेंस नोड्स कहाँ-कहाँ हैं? तो आपको पता होना चाहिए। झांसी में है, ओके, कानपुर में है, लखनऊ में है, आगरा में है, अलीगढ़ में है, ओके, अलीगढ़ में है और चित्रकूट में है, चित्रकूट में है, ओके। कहाँ-कहाँ है? झांसी, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, ओके। देन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय कहाँ उद्घाटन हुआ है? लखनऊ। केवल इतना याद रखिएगा, ठीक है। और नाम क्या है? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्विकास विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन हुआ है। इसका प्रथम राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का, ओके। ब्रेल मतलब जो आंखों से दिव्यांग है ना, जिनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ब्रेल ब्रेल लिपि का वो लोग अनुसरण करके स्टडी करते हैं, है ना। तो प्रथम राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय कहाँ? लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में कहाँ? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्विकास विश्वविद्यालय में उद्घाटन हुआ है, ओके। केवल इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 का आरंभ हुआ है, ओके। इस प्लेटफॉर्म में तत्काल सहायता के लिए एआई आधारित चैटबॉट और एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए रियल टाइम एसएमएस अलर्ट की सुविधा है। ये याद रखिएगा, ठीक है। निवेश मित्र 3.0 का आरंभ उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गांवों को सीधे ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ना है, ताकि ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए आवागमन में आसानी हो सके। योजना के तहत निजी बस संचालकों को अनुबंध पर बसें चलाने को अनुमति दी जाएगी। उन्हें परमिट व टैक्स में छूट दी जाएगी, ओके। ये याद रखिएगा। प्रोजेक्ट गंगा, आपसे पूछ ले प्रोजेक्ट गंगा किससे संबंधित है? तो ग्रामीण इंटरनेट से, ग्रामीण इंटरनेट से, ओके।
प्रोजेक्ट गंगा का आरंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 2-3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया है। ठीक है, याद रखना है प्रोजेक्ट गंगा किससे संबंधित है, तो रूरल इंटरनेट से। ओके। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और हिंदुजा ग्रुप की वन ओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड के एमओयू मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट गंगा। ठीक है। सरकार ने इन डिजिटल उद्यमियों में 50% भागीदारी महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का लक्ष्य रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ओके, कितना? 50%, नॉट 33%, नॉट वन तिहाई। ओके, कितना है? 50%, हाफ। ओके, हाफ सीटें महिलाओं के लिए। ठीक है। देन लखनऊ में रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव की मेजबानी। ठीक है, लखनऊ कर रहा है संचार कॉन्क्लेव की मेजबानी। ओके, अपना पहला रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। इस चर्चा का मुख्य केंद्र राष्ट्रीय सुरक्षा में रणनीतिक संचार, नरेटिव के सशस्त्रीकरण शस्त्रीकरण और सूचना युद्ध जैसी युद्ध सीमा से नीचे को चुनौतियां थी। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। ओके। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। ये पूछ लिया है एक बार। ठीक है, दोबारा पूछने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। ठीक है, 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, AIPOC। ठीक है, इसका कहाँ हुआ है आयोजन? तो लखनऊ में। ठीक है, विषय क्या था? मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, मजबूत विधायिका और समृद्ध राष्ट्र। ठीक है, यह अब तक का सबसे बड़ा AIPOC बन गया है। ठीक है, सम्मेलन में विकसित 2047 राज्य विधान सभाओं के प्रति वर्ष न्यूनतम 30 बैठकें सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय विधायी सूचकांक नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स बनाने के प्रस्ताव अपनाए गए हैं। ओके, उसकी थीम याद रखिएगा। ठीक है, उद्घाटन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल ने किया है। ओके, ये याद रखिएगा, उद्घाटन किसने किया है? ये आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल जी हैं ये। कौन है ये? यूपी की राज्यपाल। ओके, यूपी की गवर्नर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है। ठीक है, इसकी घोषणा की गई है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है। ओके, गूगल क्लाउड के सहयोग द्वारा। बस केवल इतना याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कालिंजर किले को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किले को 16 मार्च 2026 को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल नेशनल जियो हेरिटेज का दर्जा देकर इसे वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और पर्यटन दृष्टि से नई पहचान दी है। ओके, बेसिक देख लेते हैं। कालिंजर किला विंध्य पर्वतमाला नामक अनोखी भूवैज्ञानिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है, जहां लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी बुंदेलखंड ग्रेनाइट चट्टान के ऊपर 1.2 अरब वर्ष पुरानी कैमूर सैंडस्टोन परत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ओके, यह चंदेल राजाओं की राजधानी थी। न केवल भूवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी बेहद खास रहा है, क्योंकि इसकी प्राकृतिक चट्टानी संरचनाएं इसे प्राचीन समय में मजबूत और लगभग अजेय बनाती थी, है ना? शेरशाह की लास्ट विजय, शेरशाह की लास्ट विजय व मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब भू धरोहर का दर्जा मिलने से यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे पर्यटक, शोधकर्ता व छात्र आकर्षित होंगे। खजुराहो व चित्रकूट जैसे स्थलों के साथ इसको जोड़कर पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना से स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ठीक है,
ये देख लीजिए, ये है खजुराहो फोर्ट। ओके, बहुत बहुत सुंदर है, मैं गया भी हूँ यहाँ। ठीक है, बहुत सुंदर है ना। और ये है शिव। ठीक है, यहाँ पे शिवलिंग भी है। ओके, वो जाके एक बार देखिएगा, विजिट करिएगा। अगर आप बांदा या झांसी के निकट रहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं कालीजर, है ना। देखते हैं नेक्स्ट। केवल इतना ही इसमें पढ़ना है आपको कि उत्तर प्रदेश के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में स्मार्ट हेल्थ केयर सेंटर शुभारंभ हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय कहाँ है, उन्नाव, आपको याद रखना है। ओके, उन्नाव, उन्नाव में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रेलवे ने प्रयागराज और कानपुर के बीच कवच स्वचालित सुरक्षा प्रणाली को चालू किया है। यह 190 किलोमीटर रूट के हिस्से पर कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली को 22 मार्च 2026 को सफलतापूर्वक चालू किया गया है। ओके, सिग्नल पासिंग एट डेंजर, खतरे पर सिग्नल पार करना को रोकता है, जो रेलवे दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। ओके, मानवीय त्रुटि के मामले में या यदि लोको पायलट सिग्नल का जवाब देने में विफल रहता है तो सिस्टम स्वचालित रूप से ब्रेक लगा देता है। ओके, ये याद रखना है। अभी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, और किसने किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ओके, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ओके, यह भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा बनने का लक्ष्य रखता है, याद रखना है आपको। ओके, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिनमें 4 पहले से ही वैश्विक स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, कौन-कौन से हैं देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, वाराणसी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। ओके, ये आपको याद रखना है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यूपी में संचालित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, यहीं तक रखते हैं इसको, यूपी को। ठीक है, नेक्स्ट वाले में इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा, और जो बाकी यूपी है उसको कवर कर लेंगे। ओके, तो 2 वीडियो में आपका यूपी करंट 6 महीने का कवर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो इकोनॉमिक सर्वे है और बजट है, ठीक है, इसके मैं क्वेश्चन फॉर्म कर दूंगा, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन। ठीक है, उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में अपने अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। होमवर्क है आपका, टेस्ट योरसेल्फ, है ना। इन क्वेश्चन को करिए आप लोग, है ना। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता जाएगा, और जो क्लैरिटी मिलनी है वो भी आपको मिल जाएगी करंट के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य योजना के बारे में सत्य कथनों पर विचार करना है आपको। कौन से कथन, सत्य। यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया करिए एग्जाम में। ठीक है, पहला कथन है, इस योजना के तहत देश भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा। दूसरा कथन है, इसके लिए 33,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओके, आपके ऑप्शन है केवल एक, बोथ, केवल दो, या नन ऑफ एबव। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत का विदेशी ऋण कौन सी मुद्रा में सबसे ज्यादा है, वन लाइनर है। ठीक है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, जबरदस्ती का दिमाग ऐसे क्वेश्चन में नहीं लगाना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, यहाँ तो पढ़ रखे हैं, वहां जितना याद आए, है ना। दिमाग में अगर चल रहा है कि मैंने ये पढ़ रखा है, इसमें मैं येन को एलिमिनेट कर सकता हूँ, यूरो को एलिमिनेट कर सकता हूँ, इसमें इसमें अगर मारना है तो आप लोग मारेंगे। ठीक है, भारत का विदेशी ऋण कौन सी मुद्रा में सबसे ज्यादा है, यूएस डॉलर में है, रुपए में है, यूरो में है, या येन में है, ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन पहचानें। असत्य कथन की पहचान करना है यहाँ पे। पहला कथन है, निर्यात तैयारी सूचकांक आरबीआई द्वारा जारी किया गया। दूसरा कथन कह रहा है, यह 5 स्तंभों पर आधारित आकलन को प्रदर्शित करता है। तीसरा कथन कह रहा है दोस्तों, बड़े राज्यों में पहला स्थान तमिलनाडु तथा दूसरे पायदान पर महाराष्ट्र है। ओके, आपके ऑप्शन हैं केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 3, या सभी। ओके, असत्य कथन आपको पहचानना है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं।
फोर्थ कह रहा है निम्न कथनों में सही कथनों की पहचान करें। ठीक है, सही कथन आपको पहचानना है। पहला कथन है आरबीआई द्वारा जीडीपी व डब्ल्यूपीआई के लिए आधार वर्ष 2022-23 तथा सीपीआई के लिए 2024 किया गया है। दूसरा कथन है यह परिवर्तन विश्वनाथ गोलदार की अध्यक्षता में गठित 26 मेंबर समिति की सिफारिश पर किया गया है। आपके ऑप्शंस है केवल एक, केवल दो, बोथ या नन ऑफ एबव। ओके, सही कथन आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है भारत ईयू एफटीए के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, इस ऐतिहासिक समझौते के लिए वार्ता की शुरुआत 2007 में शुरू हुई थी। पहला कथन था आपका। दूसरा कथन है इसकी घोषणा नई दिल्ली में की गई है। तीसरा कथन है ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन 27 देशों का संघ है। चौथा कथन है इस समझौते को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है। ओके, इसमें सत्य कथन आपको बताना है। आपके ऑप्शन है एक, दो और चार, दो और चार, तीन और चार या सभी। ओके दोस्तों, ये आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है आपको ये क्वेश्चन कैसे हैं, है ना, क्वेश्चन का नेचर कैसा है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं कि नहीं, आपका रिवीजन इससे हो पा रहा है कि नहीं, क्लैरिटी आपको मिल रही है कि नहीं, है ना, इसमें कुछ और सुधार करना है या कुछ भी आपको सजेशन देना है तो आप लोग कमेंट में या व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया होगा, है ना, उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ओके, कोई भी दिक्कत हो एग्जाम रिलेटेड कुछ पूछना भी हो आपको तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से आपको कॉल चली जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर किया करिए दोस्तों के साथ अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो। ठीक है, और हमेशा स्माइल करिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, सत्यमेव जयते।